एरिस्टोटल ने जो साइंस पर लिखा, जो लॉजिक पर लिखा, जो एपिस्टेमोलॉजी और नॉलेज पर लिखा, जो उसने बायोलॉजी पे लिखा, जो उसने मुख्तलिफ कुदरत के अंदर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर चीज़ों पर लिखा और इतना कुछ लिखा, इन तमाम चीज़ों के हवाले से एरिस्टोटल की लोगों ने बहुत इज़्ज़त की, तारीख़ में बहुत इज़्ज़त है और मैं भी उसकी इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि चाहे वो दुरुस्त हो या गलत हो, बहरहाल इंसानी सोच में वो एक बहुत बड़ा कदम था, उसने एक बहुत बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप उठाया। मगर जब औरतों की बात आती और ग़ुलामों की बात आती तो हमें ये इकरार करना चाहिए कि एरिस्टोटल इस मामले में इंतहाई मनफी सोच रखता था, गलत सोच रखता था। एरिस्टोटल ये कहता था कि औरत एक नामुकम्मल इंसान है, वुमन इज़ द अनफिनिश्ड मैन। और दुख की बात यह है शायद कि एरिस्टोटल का जो नुक्ता नज़र था ख़वातीन के हवाले से, उसका ज़्यादा गहरा असर हुआ बनिस्बत प्लेटो का जो नुक्ता नज़र था ख़वातीन के हवाले से। आपको याद होगा कि प्लेटो ये कहता था कि ख़वातीन भी अकल की क़ुव्वत रखती हैं, और अगर ख़वातीन को नहीं शामिल करेंगे आप गार्डियन क्लास में, उनकी ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तो ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे कोई पहलवान जो है सिर्फ अपना दाएँ बाजू जो है ट्रेन करता रहे, अपने बाएँ बाजू के मसल्स बनाए ना, यानी कि दोनों को इकट्ठा चलना चाहिए। मगर एरिस्टोटल बिल्कुल इसके उलट सोचता था। जैसे प्लेटो के हर चीज़ में वो उलट सोचता था, इस हवाले से भी वो उलट ही सोचता था। वो ये कहता था कि औरत जो है वो उस मट्टी की मानंद है कि जिसके अंदर एक मर्द जो है बीज पर होता है और जो बच्चा पैदा होता है वो सिर्फ मर्द के कैरेक्टरिस्टिक्स लेता है। अब हमें पता है कि जदीद साइंस ने ये साबित किया कि एरिस्टोटल बिल्कुल इस हवाले से गलत है। बहरहाल उस ज़माने में उसका ये नुक्ता नज़र ज़रूर था। मज़ीद एरिस्टोटल जो है वो जब ख़वातीन की नफ्सियात के हवाले से बात करता है तो तकरीबन उसने, मेरा ख़्याल है कि उस ज़माने की लुग़त निकाल के जितने भी उसको अल्फाज मिले थे, मनफी अल्फाज मिले थे, उसने वो ख़वातीन पे फिट कर दिया। बहुत नेगेटिव लिखा उसने ख़वातीन के हवाले से। उसने मिसाल तौर पे ये लिखा कि मर्द जो है वो कुदरती तौर पे औरत से जो है अबतरी हासिल करता है, उससे बेहतर है, और मर्द की जो बहादुरी है वो ये है कि वो कमांड करे, और औरत की जो बहादुरी वो ये है कि वो उसका हुक्म जो है वो कबूल करे। एरिस्टोटल शादी के हवाले से ये कहता है कि जो रियासत है उसको मिनिमम और मैक्सिमम एज पहले से सेट कर देनी चाहिए, और ये भी मज़ीद कि जो आबादी की शरह है उस पर भी पाबंदी लगा देनी चाहिए कि इतनी आबादी बढ़ सकती, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। याद रहे कि वो कभी ये नहीं चाहता था कि कोई भी शहर या कोई भी रियासत 10,000 से ज़्यादा हो। मगर आखिर में एरिस्टोटल ये भी कहता है कि कोई भी समाज खुश नहीं हो सकता कि जब तक उसके अंदर रहने वाली ख़वातीन भी खुश ना हो, क्योंकि वो भी आधा हिस्सा है समाज का। लिहाजा वो ये नहीं चाहता कि ख़वातीन जो हैं वो कभी भी ना खुश रहें। ग़ुलामी के हवाले से भी एरिस्टोटल का बहुत ही नेगेटिव नुक्ता नज़र था। वो उनको कहता था कि ग़ुलाम जो हैं वो एक औज़ार हैं, एक आवाज़ वाले औज़ार, औज़ारों से मुख्तलिफ नहीं। वो ये कहता था कि ये इंसान के अंदर फितरी तौर पे एक चीज़ है कि कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं कि जो ऑर्डर देते हैं, कमांड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जिनको सिर्फ लीड किया जा सकता है, जो सिर्फ कमांड्स कबूल कर सकते हैं, जिनका सिर्फ ये फ़र्ज़ है कि वो हुक्म को कबूल करें, जिनका ये फ़र्ज़ है फितरी तौर पे, जो इस तरह से बने हुए हैं कि वो हुक्म को कबूल करें, वो ग़ुलाम बन जाते हैं, और जो कमांडर्स हैं, जिनको जो हाकिम तबीयत के लोग हैं, वो हुक्मरान बन जाते हैं। मगर इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन भी थी जो एरिस्टोटल के सामने मौजूद भी थी कि ग्रीक्स जब दूसरे कौमों के लोगों को ग़ुलाम बनाते थे, जंग में जाते थे, किसी और ट्राइब को फ़तह करते थे, जब उसको फ़तह करते थे तो उनके लोगों को ग़ुलाम बना लेते थे। तो जिस ट्राइब को फ़तह करते थे उसके अंदर भी तो ऐसे लोग थे जो हाकिम थे, जो हुक्मरान थे। तो फिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि अगर फितरी तौर पे अपनी ट्राइब के अंदर वो हाकिम थे, जब आपने उनको फ़तह कर लिया तो आपने उनको महकूम बना लिया, तो फितरी तौर पे तो उनके अंदर महकूमियत शामिल नहीं थी ना। इसका एरिस्टोटल के पास कोई जवाब नहीं था। बहरहाल एरिस्टोटल ने ग़ुलामों को अपने सियासी फ्रेमवर्क में कहीं पे भी नहीं रखा। उनको उनके हकूक़ के हवाले से या ये कि ग़ुलामी का निज़ाम ख़त्म हो जाना चाहिए, कतई तौर पे नहीं, बल्कि वो ये कहता था ग़ुलामी होनी चाहिए, रहनी चाहिए, ज़रूरी चीज़ है, अच्छी चीज़ है।
غلامی اگر رہے گی تو اسی کے نتیجے میں اشرافیہ طبقہ بن سکے گا، اور اشرافیہ طبقہ وہ چیزیں کر سکے گا جو کہ اشرافیہ طبقہ کرتا ہے، یعنی کہ علم حاصل کرو اور فلاسفر بنو وغیرہ۔ تو ایک طرح سے ایرسٹاٹل کے اندر اس بات کا اقرار پایا جاتا ہے کہ یہ جو تمام فلسفے کی بنیاد تھی یہ ایرسٹوکریسی پر تھی، اشرافیہ طبقے پر تھی، اور اشرافیہ طبقے کی بنیاد جو تھی وہ غلامی کے نظام پر بنیاد رکھتی۔ اور ایرسٹاٹل اس کو بڑا آنیسٹلی پریزنٹ کرتا ہے، کیونکہ اس زمانے میں اس کو کوئی تعجب کی بات نہیں سمجھ جاتی تھی، اور غلامی کو ویسے بھی برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ تو بہت بعد کی بات ہے کہ غلاموں کی بغاوتوں کے نتیجے میں اور لوگوں کی عوامی بغاوتوں کے نتیجے میں بتدریج غلامی کا نظام ٹوٹا اور ختم ہوا۔ آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایرسٹاٹل نے تقریباً 2000 سال کبھی الیگزینڈریا میں، کبھی عربیہ میں، تو پھر اس کے بعد اسپین کے تھرو باقی یورپ میں انسانی سوچ کو ڈومینیٹ کیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں کہیں پہ بھی جدید سائنسی سوچ پھیلی تو وہاں پہ ایک پیاس تھی ان لوگوں کے اندر کہ ایرسٹاٹل کو پڑھا جائے، ایرسٹاٹل کو سمجھا جائے۔ جب عربیہ کے اندر جو گولڈن پیریڈ تھا اسلام کا، تو ان کا جو سب سے زیادہ پسندیدہ فلاسفر تھا وہ ایرسٹاٹل تھا، اور ابن رشد کے ذریعے اسپین کے تھرو وہی ایرسٹاٹل پھر 12ویں 13ویں صدی کے اندر یورپ کے اندر پھیلا، جس کے نتیجے میں یورپ کے اندر رینیسانس ہوئی۔ تو ایرسٹاٹل کا تاریخ پہ ایک بہت ہی گہرا اثر ہے، اور اس کی جو فزکس ہے، جب تک نیوٹن نہیں آیا، جب تک نیوٹن نے مکمل طور پہ فزکس کو اور سائنس کو تبدیل نہیں کیا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایرسٹاٹل سے لے کر نیوٹن کے پیریڈ تک ایک پورا سائنٹیفک پیریڈ ہے جس کی تمام بنیاد جو ہے وہ ایرسٹوٹولین پیریڈ کی ہے۔ تو اسی چیز سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاں الیگزینڈر سیاست کی دنیا میں ایک دنیا کا کانکرر تھا، تو وہاں سوچ کی دنیا میں ایرسٹاٹل جو ہے اس سے بڑا کانکرر آپ کو تاریخ میں نہیں مل سکتا۔